हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि भाई आपने कमेंट किया था कि सर हमको क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एक वीडियो लाइए, और उस वीडियो में हमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में करा दीजिए, जिससे कि हमें कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में हमें सब कुछ मिल जाए। और हमारा जो 20 नंबर का MCQ पूछा जाता है, यानी हमारा जो 20 नंबर का MCQ पूछा जाता है वो हमारा एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और हर बार आते हैं। और देखिए ये 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 101% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी चैनल पर पहली बार स्टूडेंट आए हों, पहली बार चैनल पर विजिट किए हों, ये वीडियो पहली बार देख रहे हों, तो मैं आपको बता दूं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाती है। तो आप चैनल के साथ जुड़ करके, सब्सक्राइब करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार हमारी गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आएंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। 101% गारंटी है कि 20 में 20 नंबर आपका इसी वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न आपके लिए हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो लगभग आपको एग्जाम में 101% यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट पेपर से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मान के चलिए वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, यानी जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है ना, लेड नाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ऐसा प्रश्न जरूर आता है और 101% एक ना एक प्रश्न आपको रासायनिक सूत्र से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है PbNO3, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है PbNO3 का होल ट्वाइस, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है PbNO2 का होल ट्वाइस, है ना, और चौथा दे रखा है PbO। तो देखिए इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा कि रासायनिक सूत्र जो होता है लेड नाइट्रेट का वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर जिन लोगों को पता था भाई कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमको पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ रहे स्टूडेंट को कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है कि अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कि BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट BaSO4 बनाता है और 2NaCl बनाता है, यानी ये दोनों अभिकारक मिलकर के BaSO4 और NaCl को बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा ऐसी रिएक्शन जो होती है, हमेशा याद होगा आप सभी लोगों का कि भाई ये द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी दो अभिकारक आपस में क्रिया करके आदला बदली करके नए उत्पाद बनाते हैं, जो कि एक दूसरे से ही बनाते हैं, है ना, एक दूसरे के साझेदारी से बनाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बोले तो रासायनिक फार्मूला होता है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपके दे रखे हैं Na2CO3.10H2O, NaHCO3, NaCl और NaHSO4। देखिए अगर हम बात करें इनके रासायनिक फार्मूले की, यानी इसके रासायनिक सूत्र होता क्या है धावन सोडा का, तो आप लोगों को याद रखना है भाई कि आप लोगों का जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, और साथ में .10H2O के यानी कि 10 के क्रिस्टलन जल जुड़े होते हैं। यानी ये जो अलग से आपको 10 ये जल दिख रहे हैं ना 10H2O, यानी ये 10 जल के अणु दिख रहे हैं, ये आप लोगों के क्रिस्टलन के जल हैं। किसके? क्रिस्टलन के जल। इसका रासायनिक फार्मूला याद रखना, थोड़ा सा बड़ा होता है, और अगर नहीं भी याद आता है तो इतना याद कर लेना कि भैया .10H2O जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है नियॉन है, यानी आपको बताना है कि नियॉन क्या है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कि नियॉन क्या है। क्षार धातु है, अक्रिय गैस है,
उपधातु है कि संक्रमण तत्व है? नियॉन आपका क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए कि नियॉन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भैया आपकी जो नियॉन है वो अक्रिय गैस है। क्या है? एक अक्रिय गैस है, ठीक है। यानी ऐसी गैस है जो भाई बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी एक ऐसी गैस है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये किसी से ना क्रिया करती है ना कुछ, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये एक हमारी एक स्वतंत्र गैस होती है नियॉन, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, यानी निम्नलिखित में से देखो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि NaCl, NO2SO4 और NaHSO4 और KCN, इनमें से अम्लीय लवण आपका कौन सा है। 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन, देख लो 101% आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, और जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताएंगे कि अम्लीय लवण कौन सा है, ठीक है। तो भैया आपको बताना है अम्लीय लवण कौन सा है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन आपका फाइनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी दूसरा, यानी NaHSO4। ये आप लोगों का अम्लीय लवण होता है, ठीक है। क्या होता है? अम्लीय लवण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि शुद्ध जल, जो हमारा शुद्ध जल होता है इसका pH वैल्यू यानी pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। जितने भी स्टूडेंट इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि भैया 20 में 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो भैया बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार आते हैं। और 2022 और 21 में पिछले 3 सालों में तो ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं पूछने का, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके लिए कराए रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न की विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, यानी आप लोगों का जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं Na2CO3.10H2O, CaCl2, NaOH और K2CO3। देखिए ये हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 क्रिस्टलन के जल, और ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, यानी बोले तो हमारी जो SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जलीय विलयन, जो आपका जलीय विलयन होता है ये कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है कि क्षारीय होता है कि उभयधर्मी होता है? तो जो आपकी SO2 होती है यानी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसका जलीय विलयन भैया हमेशा याद रखना आप लोग। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी आप लोगों की जो SO2 है इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है? भाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय, यानी आप लोगों का जो SO2 होता है इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 की। देखो प्रश्न नंबर 9 100% आता है, और एक ना एक प्रश्न आपको ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि जिसमें आपसे कह देगा कि बताइए कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु होती है। यानी आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे जिंक दे दिया गया, Ag चांदी दे दिया गया, कॉपर दे दिया गया, पारा दे दिया गया यानी Hg। तो इनमें से बताना है कि भैया कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देती है। यानी जब हम लोग किसी अम्ल की क्रिया कराते हैं, यानी इनके साथ में, यानी इन धातुओं के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तो कौन सी धातु होती है जो अम्ल को उसके विलयन से हटा देती है हाइड्रोजन को? तो आप लोगों को बताना इसका राइट ऑप्शन जिंक हो जाएगा। हर समय जिंक नहीं होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जिंक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है एग्जाम में, और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 हमारी अगला प्रश्न नंबर हमारा 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आप लोगों का धात्विक है ना, जिसमें मेटल के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। P है कि He है कि आपका लिथियम है कि आपका यस है सल्फर? क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो आपका लिथियम जो है ना ये एक प्रकार का आपका धात्विक तत्व है, यानी इसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके उपधातु और अधातु हैं। तो इस तरीके से 10 प्रश्न हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम बच गए 40 प्रश्नों को देखते हैं और आने वाले सारे प्रश्न आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 यानी प्रश्न नंबर हमारा 11 प्रश्न हमसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल यानी जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो आप लोग याद कर लेना कि इसका रासायनिक फार्मूला याद कर लेना भाई, बिल्कुल आता है, रासायनिक फार्मूला भी आ जाता है कि C2H5OH। C2H5OH का IUPAC नाम होता है। कभी कभी केवल क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो आपको बताना C2H5OH। लेकिन अगर आ जाए कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम, तो को IUPAC नाम पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके दे रखे हैं ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ पर आपको एक मिस्टेक हो गई है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम का समूह कौन सा होगा, IUPAC नाम का समूह, ठीक है, समूह कौन सा है, ठीक है, समूह कौन सा है। तो देखिए समूह अगर आपसे पूछा जाए तो समूह आपको बताना है कि कौन सा इसका समूह होगा फाइनली, ठीक है। तो देखिए इसका जो समूह हो जाएगा वो आप लोगों का ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है, एक मिनट, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, है ना। कि अगर आपसे कह दी कि एथिल अल्कोहल का कौन सा समूह है, तो देखो यहाँ पर ये आपका ये वाला समूह हो जाता है, ठीक है, ये देखिए ये वाला। और अगर आपसे पूछते एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है, एथेनॉल। ओके चलिए तो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि CH3COCH3 यानी CH3COCH3 यानी एसीटोन की बात कर रहा है कि भैया एसीटोन जो हमारा होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है। एसीटोन का IUPAC नाम ब्यूटेनॉन होता है कि प्रोपेनॉन होता है कि ब्यूटेनॉल होता है कि प्रोपेनॉल होता है। तो एसीटोन का IUPAC नेम क्या होता है। एसीटोन देखिए सबसे पहले आपको समझना है इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। तीन कार्बन का मतलब प्रोप, है ना, क्या हो जाएगा, प्रोप। और एसीटोन है तो मतलब हो जाता है प्रोपेनॉन। राइट ऑप्शन कौन का हो जाएगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, आपका ऑप्शन दे रखा है CHO, सेकंड दे रखा है CO, तीसरा दे रखा है OH और चौथा दे रखा है OCH3। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह आपका ये वाला हो जाएगा। और प्रोपेनल को हम लोग एल्डिहाइड समूह भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेना, एल्डिहाइड समूह भी बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह भी इसको बोलते हैं। ओके चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले नंबर प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 14। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये सारे प्रश्न, केवल आप लोग अगर 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो इस वीडियो में बताए गए 50 प्रश्न को केवल, तो आपको 2024 के लिए और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं आपके लिए। प्रोपेनल है तो बताना है कि प्रोपेनल में कौन सा आप लोगों का इसमें से प्रोपेनल का रासायनिक सूत्र है। CH3COH, C2H5OH, अगला है CH3CHOH, C3H6OH और 4 नंबर ऑप्शन है C3H7OH। तो देखिए सबसे पहले प्रोपेनॉल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रोपेनॉल। और अगर आपसे कहीं आ जाए ऑल, ठीक है, आ जाए ऑल, तो ऑल के लिए आपको याद रखना है कि भैया इसमें ये वाला समूह पाया जाता है। और प्रोपेनॉल का मतलब होता है ये हमारा एल्कोहल समूह है। और आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें प्रोप आ रहा है, और प्रोप से मतलब यहाँ पर हमारे 3 कार्बन होंगे। तो देखो 3 कार्बन यहाँ पर है, लेकिन ये वाला सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी C3H7OH, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रोपेन, जो हमारा प्रोपेन होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H5OH होता है कि C3H8 होता है कि C3H6 होता है कि C2H6 होता है। तो इसका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे 15 प्रश्न हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखने वाले आगे के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन यौगिक में कीटोनी समूह है, कीटोनी समूह उपस्थित है। देखिए पहला आप देखिए, आपको ये भी यहाँ पर देखना है कीटोन समूह, यहाँ पर आपको
हिंट भी दे दी गई है। हिंट के लिए आपको ये दिया गया कि अगर आपको कहीं ऐसा समूह दिख जाए तो वो भैया हमारा कीटोन समूह होता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपको दे रखा है ये वाला, जिसमें दे रखा है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में OH और सिंगल बॉन्ड में H। तीसरा ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन आपको ये दे रखा है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, ये वाला क्यों राइट होगा अब मैं आपको बताता हूं। देखो कार्बन के साथ में आपका डबल बॉन्ड में केवल और केवल एक तत्व जुड़ा है, केवल ऑक्सीजन, और बाकी आपके हाइड्रोजन या कार्बन होंगे। अगर आप यहां देखोगे तो कार्बन है और इसके साथ केवल और केवल ऑक्सीजन है, और अगर मैंने जैसा आपको बताया था कि दो बॉन्ड इसके छूटे हुए हैं और दोनों बॉन्ड के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है, ये देख लो। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा है ये सही हो जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में किन यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है, तो आपको देखना है कार्बन के साथ में ऑक्सीजन हो और इधर उधर आपके कार्बन ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन जुड़ा है और इधर कार्बन, इसलिए गलत हो गया। इसमें देख लो यहाँ पर OH समूह तो बिल्कुल गलत है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक जगह है तो लेकिन दूसरी जगह अल्कोहल समूह आ गया, तो इस वजह ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। केवल इतने प्रश्नों को तैयार कर लो बस। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न हमारा है कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं। विकर्ण संबंध के तत्व की बात करें तो आपका होता है लिथियम और मैग्नीशियम। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करते हो ली एम जी, ऐसे याद कर लो ली। ठीक है, तो ली आपको याद हो जाएगा और पूरा आपको यहां से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं 18 नंबर कि लार में, जो आपकी लार होती है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपकी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी आपकी जो लार होती है मुंह के अंदर, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन पाया जाता है कि एमाइलेज पाया जाता है कि ट्रिप्सिन पाया जाता है कि लाइपेज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है हमारी लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि जल में घुलनशील होता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी में कौन सा विटामिन जो है घुलनशील होता है जल में, यानी जल के साथ क्रिया कर लेता है, घुल जाता है। ठीक है, और देखो ये विटामिन आप एक प्रकार का आपका तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जो घुलनशील होता है, तो ऑप्शन आपको बताना है ऑप्शन नंबर 4 यानी सी नंबर, यानी विटामिन सी जो हमारा होता है, ये विटामिन सी ही हमारा जल के साथ घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 20 यानी 20 प्रश्न, 20वां प्रश्न। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, कहां से आता है, तो फेफड़े में जितना भी शुद्ध रक्त होता है वो कहां से आता है। दाएं अलिंद में आता है, बाएं निलय में आता है। जितना भी फेफड़े में शुद्ध रक्त होता है वो कहां पर आकर एकत्रित हो जाता है, दाएं निलय, दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, या फिर दाहिने निलय में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बाएं अलिंद में एकत्रित हो जाता है जितना भी फेफड़े से आया हुआ शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध आपका ब्लड होता है। ठीक है, वो आपका कहाँ आ जाता है, बाएं अलिंद में आ जाता है। ठीक है, 20 प्रश्न हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 30 प्रश्न और बाकी हैं, तो 30 प्रश्नों को तैयार कर लोगे बचे हुए, तो 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, कोष्ठों की कह लो या फिर कोष्ठों की संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, कितनी होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो आप लोगों की 4 होती है। कितनी होती है, 4। ठीक है, इसको सही लगा लोगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 100% आएगा, 101% ये वाला प्रश्न कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में कि वृद्धि में। तो आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, यानी 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है इंसुलिन, क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा कि पीयूष ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24 यानी 24 नंबर प्रश्न कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन।
ठीक है, एस्ट्रोजन टिक लगाएंगे, सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य के लिए, शरीर संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या फिर सभी कार्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी सभी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है हमारा मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क से आप लोग सभी कार्य करते हो, यानी आप लोग सोचते हो, कुछ कार्य करते हो, उससे पहले कोई सोचते हो, कहीं जाना होता है तो पहले सोचते हो, तो सारे कार्य आप मस्तिष्क के सोचने के बाद ही करते हो। मेरु रज्जु से, प्रश्न नंबर 17, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी संख्या होती है, याद कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है। 31 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किस हार्मोन की कमी से में रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंसुलिन लगा लेंगे टिक, ठीक है, कि किस हार्मोन की कमी से में रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अगला प्रश्न 29 के पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोष में परागण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 30, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तना, ठीक है, ये ऑप्शन सही लगा लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31 यानी 31 नंबर प्रश्न हमारा है कि एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, यानी द्विसंकर का, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस जो होता है ना, द्विसंकर जो आपका क्रॉस होता है, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस, तो इस द्विसंकर क्रॉस का दर्श प्रारूप क्या होता है, 1:2:1, 2:1:1:1:2, 9:3:3:1 या फिर 3:1। इसका राइट ऑप्शन बताइए कमेंट करके। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 9:3:3:1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जो जीवन प्रारूप होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी। यानी मेंडल के अनुसार जब मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था तो उन्होंने अपने प्रयोग में जो मटर का पौधा था उसकी जीवन प्रारूप बताया था, ठीक है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल टी, यानी जो हमारे शुद्ध लंबे पौधे होते हैं ना वही अधिक समय तक जीवित रहते हैं, यानी अधिक समय तक टिक पाते हैं, बाकी सब मुरझा जाते हैं, टूट करके पत्ते से जो पौधा होता है उससे गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत कमज़ोर होते हैं और उसमें दाने ही नहीं होते। तो मटर के पौधे का जो शुद्ध लंबा जिसका जीवन प्रारूप अच्छा होता है, ठीक है, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बड़े बड़े जिसके अंदर मटर के दाने निकलते हैं वो शुद्ध लंबा पौधा होता है और शुद्ध कैपिटल टी उसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, स्मॉल टी, इसको आपको सही लगाना है क्योंकि बिना देखे आंखी मीच करके। क्यों, मेंडल के पौधे का जो बौने पौधे का, शुद्ध बौने पौधे का कह रहा है, शुद्ध बौने, ठीक है, शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप हमेशा स्मॉल टी होता है, ठीक है, याद रख लेना। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34 यानी 34 नंबर प्रश्न 35 कह रहा है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। देखिए जो जैव विकास का सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था तो वो आप कहते चार्ल्स डार्विन। कौन थे, चार्ल्स डार्विन। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की, अगले प्रश्न की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, ठीक है, तो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करने वाला ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 36 प्रश्न को समझने से पहले आप लोग 35 को समझो, इसको समझो पहले 38 को, ठीक है, 36 और 37 को समझने से पहले आप 38 को समझो कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से होती। किससे, प्राकृतिक वर्ण से। तो अब आपको बताना है इस वाले प्रश्न का आंसर कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 45, 46, 47। 101% ये क्वेश्चन आएगा 2024 में, लिख कर ले लो। इसीलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को आपको बाद में बता रहा हूं, 36 और 37। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। अगला प्रश्न हमारा है सेम उसी तरीके से,
इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 22, 23, 1, 46। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 22। पूछ रहा था संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर यहां हमसे पूछ देता कि संख्या और फिर हमसे यहां पर कह देता, ऑप्शन आपको दे देता 44, 46, 32, 34, तो फिर आपका राइट ऑप्शन हो जाता 44। अगर आपसे पूछ देता संख्या की जगह जोड़ी, कितनी जोड़ी होती है, तो आपको फिर भी 22 लगाना होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये देखिए 37 नंबर प्रश्न 101% आएगा और ये वाला 36 नंबर एकदम श्योर है। ये आते ही आते हैं, देख लो किसी भी सेट को उठा करके लाइन लगी हुई प्रश्नों की पूछने की, इतनी बार ये प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे प्रश्नों की, जो हमारे और प्रश्न रह जाते हैं। केवल आप इतनी वीडियो देख लीजिए, इसी वीडियो में सारे जितने भी 50 क्वेश्चन है ना, 50, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 के लिए, सबसे ज़्यादा 101% गारंटी। ठीक है, आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39, अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता होती है, यानी विकास की दृष्टि से बात की जाए तो हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन के विद्यार्थियों से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए जितने भी प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे वो सारे फिजिक्स के होंगे। केमिस्ट्री के प्रश्न कंप्लीट कर चुके, बायोलॉजी के भी कंप्लीट कर चुके। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के प्रश्नों की। फिजिक्स का हमारा 40 नंबर प्रश्न हमारा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, यानी गोली दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है, वक्रता त्रिज्या जो v होती है, इसके बीच में संबंध होता है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए f = r/2, सेकंड दे रखा है f = 2r, और थर्ड दे रखा है f = f/2, और फोर्थ दे रखा है f = r। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, यानी फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। हम देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न, और देखिए 41 नंबर प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 101% इंपॉर्टेंट। किसी वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक नहीं है, आभासी है, यानी पर्दे पर प्राप्त होगा। किसी वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। फिर से समझिए, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाना चाहिए वो आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। और हमारा जो लेंस होना चाहिए उत्तल लेंस, तो ऑप्शन दे रखो, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, लेंस के मुख्य फोकस पर होनी चाहिए, फोकस दूरी की दोगुनी पर होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो वस्तु आपको वक्रता त्रिज्या पर होनी चाहिए, तब जाकर के आपका जो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, और फोकस दूरी की दोगुनी दूरी ही होती है वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या v की दूरी। इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, प्रश्न नंबर 42, यानी हमारा 42 प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। अब देखो भाई डियर स्टूडेंट, यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। जो आप लोगों की क्षमता निकालने की वो होती है ना, क्षमता P = F = P, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, और ये होती है हमारी, अगर मान लीजिए हमने अगर फोकस दूरी मीटर में ले रखी है ना, मीटर में, तो ये हो जाती है 100/5। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में निकलती है। काटोगे है ना, 5 मीटर दे रखी है तो काटोगे 5 दूना के 10, यानी 20 सेंटीमीटर निकलेगी। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको इसका निकालना है फोकस दूरी, हमको 5 मीटर दे रखी है, हमको इसकी निकालनी है क्षमता, तो कितनी निकलेगी, 0.2 डायोप्टर निकलेगी। अगर 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर में 0.2 मीटर होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.2 डायोप्टर। तो ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन देखिए, अगर आपको फार्मूला याद रखना है कि सर जी हमें फार्मूला बता दीजिए कि क्षमता का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए समंजन क्षमता, समंजन क्षमता P का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/F, और ये जो आपका F होता है ना, F ये आपका होता है
100 और ये सेंटीमीटर में, और अगर ये नहीं होता है तो फिर ये होता है 1/f और ये होता है मीटर में। ठीक है, जो आपकी समंजन क्षमता होती है इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर याद रख लेना। ठीक है, तो ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और कभी कभी यही बेसिक चीज़ें आ जाती हैं कि भैया समंजन क्षमता का जो सूत्र यानी जो उसका क्या कहते हैं मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, 42 प्रश्न हमारे यहाँ हो चुके हैं कंप्लीट। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 से लेकर के 50 तक की प्रश्नों की। प्रश्न नंबर हमारा 43, यानी हमारा अगला प्रश्न है 43। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यानी हमारी P = 2 डायोप्टर दे रखा है। इसकी फोकस दूरी यानी यह पूछ रहा है क्या होगा, तो आप लोग वो लगा दोगे फार्मूला, ये P = 1/। अब देखिए हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना, तो 100 कितना करेंगे, हमको क्या निकालना है भैया, देखिए ये 2 दे रखा है और हमको निकालना है फोकस दूरी। 2 एकम 2, 2 पंचे, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी देखिए सबसे पहले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वाला उत्तल दर्पण है। तो इसका मतलब यह है कि भैया हमारा जो दर्पण है वो उत्तल है, के सामने रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी यानी u = हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर है। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप लगा दोगे फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, और इससे लगा दोगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 45। 101% ये प्रश्न आएगा, लिख लो। कांच का अपवर्तनांक कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम किस में होता है, किस रंग में होता है? हरे रंग में होता है कि बैंगनी रंग में होता है कि लाल रंग में होता है कि पीले रंग में होता है? तो कांच का जो अधिकतम अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है। किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। ये प्रश्न आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में। केवल अगर आपने 50 प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए 50 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो इसी वीडियो को देख करके आपको 20 में 20 नंबर जो MCQ के आते हैं वो आपके इसी वीडियो को देख करके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। हमारा 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध, जो हमारा प्रतिरोध होता है इसका मात्रक यानी इसकी यूनिट होती है ओम होती है, ओम प्रति सेंटीमीटर होती है, ओम सेंटीमीटर होती है कि वोल्ट होती है? तो इसकी यूनिट होती है ओम। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन ओम होती है। अगला प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, यानी 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या 3.6 × 10⁻⁴। अगला प्रश्न नंबर 48। देखो ये जो हमारा 48 प्रश्न है ना, इसको आप लोग लगा लो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। क्यों लगाओगे बताएं क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो क्यों होगा, क्योंकि समझो यहां पर इस प्रश्न को इस तरीके से पूछा गया है, कह रहा है प्रश्न में कि एक बल्ब पर, एक बल्ब है जिस पर देखिए P = 100 वाट और विभवांतर यानी हमारा V = 220 वोल्ट लिखा है। तो बल्ब का प्रतिरोध यानी बल्ब का जो तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए इस न्यूमेरिकल है ही आपका एक प्रकार का न्यूमेरिकल, और ऐसा न्यूमेरिकल एक ना एक आपको 101% देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इस न्यूमेरिकल को रटने से अच्छा इसके फॉर्मूले को समझ लो और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा लोगे। फिर देखो हमारा जो यहाँ पर देखिए ये हमारा P दे रखा है, और P के लिए जो हम लोगों का फार्मूला होता है ना, P के लिए हम लोगों का जो फार्मूला होता है वो होता है, याद रख लेना, P = V²/R। ये P हमारा यहाँ पर आप लोगों का विद्युत शक्ति है, V हमारा विभवांतर, R हमारा प्रतिरोध है। इसको पलट लेंगे, हमको R ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा V²/P। R = V हमारा कितना दे रखा है? V हमारा दे रखा है 220, और इसको 2 बार लिख लो 220। देखिए P हमारा यहां पर कितना दे रखा है? P हमारा 100 वाट दे रखा है। तो 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, 00 से 00 कट जाएंगे, तो R बराबर हमारा 22 गुना कितना हो जाएगा? 484 ओम, है ना। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन देखिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न न्यूमेरिकल वाला एक प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की, यानी प्रश्न नंबर 49 की। 49 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि
विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा P, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, कि आप लोगों का वाट होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किलोवाट घंटा का मात्रक वाट होता है कि किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत शक्ति का नहीं पूछ रहा है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ, ठीक है, कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा फार्मूला है जो विद्युत शक्ति, जो हमारी विद्युत शक्ति P होती है उसको प्रदर्शित करता है। तो विद्युत शक्ति P का जो फार्मूला होता है वो होता है P = V × I। तो इसका फार्मूला राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में आपको बताए। इस वीडियो को बताने के बाद आपके सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बिल्कुल 50 में बहुविकल्पी प्रश्न जो बताए हैं, इस 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को, MCQ प्रश्नों को देखने के बाद आप लोगों के एग्जाम में 20 नंबर जो है ना, 20 नंबर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। 50 प्रश्नों की अच्छे से नोट्स बना लेना, इन नोट्स को अच्छे से बार बार रिवाइज कर लेना जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। ठीक है, 27 फरवरी को जब तक आपका पेपर ना हो जाए, या फिर 29 फरवरी को जो आपका विज्ञान का पेपर है तब तक ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना पेपर से पहले, और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।